नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं अपठित बोध। इसके अंतर्गत आज हम अपठित गद्यांश पर चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से उसको समझने का प्रयास करेंगे और परीक्षा में अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल किया जाता है उस पर भी विचार करेंगे, समझेंगे उसको। सबसे पहले हम बात करते हैं अपठित बोध के सामान्य परिचय की। अपठित बोध कहते किसे हैं? चलिए शुरू करते हैं। अपठित शब्द का निर्माण अ उपसर्ग तथा पठित शब्द से मिलकर हुआ है। अर्थात पठित के आगे हमने अ उपसर्ग लगा के एक नया शब्द बना लिया है। अ का तात्पर्य है नहीं और पठित का अर्थ है पढ़ा हुआ। अतः अपठित का अर्थ है जो पढ़ा हुआ न हो। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है वह पद्यांश या गद्यांश जो हमें दिया जाता है उसको हम अपठित कहते हैं। ऐसे गद्यांश और पद्यांश पहले पढ़े हुए नहीं होते हैं, अर्थात वो हमारी पाठ्य पुस्तक से नहीं होते हैं। ये पाठ्यक्रम से जुड़े हुए नहीं होते हैं, अर्थात क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर की किताबों से होते हैं और इनका कोई निर्धारित क्षेत्र भी नहीं होता है, अर्थात यह कोई एक जगह से निर्धारित रूप से नहीं आते हैं। कला, विज्ञान, साहित्य, राजनीति, अर्थशास्त्र, खेल आदि किसी भी विषय पर गद्यांश या पद्यांश दिए जा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? यह पहले से निर्धारित नहीं होता कि वो साहित्य में से ही कोई पहरा आएगा अपठित बोध के रूप में, या राजनीति विज्ञान से संबंधित होगा, अर्थशास्त्र या खेल से संबंधित होगा। वो कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इनका उद्देश्य छात्रों की अर्थबोध तथा अभिव्यक्ति क्षमता का स्तर ज्ञात करना होता है। अपठित बोध जो हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका पर्पज क्या है सिलेबस में रखने का? इसका उद्देश्य है छात्रों की अर्थबोध क्षमता को जानना। अर्थबोध का मतलब क्या हुआ कि क्या वो ऐसे जो गद्यांश या पद्यांश होते हैं जिनको उन्होंने नहीं पढ़ा है, क्या उसका अर्थ भी वह समझ सकते हैं, क्या उसकी जानकारी भी वह रखते हैं। साथ ही अभिव्यक्ति क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमता होती है उसको प्रस्तुत करना। हमने किसी गद्यांश को या पद्यांश को हमने पढ़ लिया है, फिर उसको अपने शब्दों में प्रस्तुत भी करना हमें पड़ता है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हम इतने सक्षम हो चुके हैं? तो ये इसका उद्देश्य होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपठित गद्यांश की, जो हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, पहले परिभाषित करते हैं इसको। पहले से न पढ़े गए गद्य के अंश को, उसके हिस्से को अपठित गद्यांश कहते हैं। अर्थात वह गद्य का पार्ट, भाग, हिस्सा, अंश जो हमने पहले नहीं पढ़ा है, अर्थात वह हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या होता है, यह हमारे पाठ्यक्रम में क्यों जोड़ा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उद्देश्य से शुरू करते हैं। पहला उद्देश्य है बच्चों में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त साहित्य में रुचि जागृत करना। पहला उद्देश्य क्या होता है इनका कि बच्चे क्या करते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, केवल उनको ही पढ़ते हैं। उससे बाहर जो ज्ञान की बातें हैं उनको वो जानते नहीं हैं, उनको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए अपठित गद्यांश के माध्यम से जो हमारा लिटरेचर है, मैं अगर हिंदी की बात करूं तो जो हमारा हिंदी साहित्य है उसमें बच्चों की रुचि जागृत करना इसका पहला उद्देश्य होता है। अर्थात साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना अपठित गद्यांश का पहला उद्देश्य होता है। दूसरा है बच्चों में भाषा की समझ, भाव बोध व अर्थ ग्रहण की क्षमता विकसित करना। दूसरा उद्देश्य क्या होता है इसका कि बच्चों में भाषा की समझ होनी चाहिए। अर्थात अगर हम हिंदी भाषा में अपनी परीक्षा देते हैं या हिंदी भाषा का गद्यांश
जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हमें उसकी समझ है? क्या हम उस भाषा को अच्छे प्रकार से समझते हैं? तो यह उसका उद्देश्य होता है। साथ ही बोध होता है। उसके अंदर जो भाव होते हैं, जो गद्यांश में जो फीलिंग्स होती है, जो लेखक कहना चाहता है, जिसके लिए वह गद्यांश लिखा गया है, क्या हम उसको समझने में सक्षम हैं? साथ ही अर्थ ग्रहण की क्षमता को भी विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। अर्थात उसमें जो अर्थ छिपे हुए हैं, क्या हम उसको ग्रहण कर पा रहे हैं? लेखक उसके माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है? क्या हम उस बात तक पहुंच चुके हैं? यह भी उसका उद्देश्य होता है। क्योंकि जो गद्यांश हमारे पाठ्यक्रम में होते हैं, अर्थात जो पाठ के बीच से होते हैं, जब हम उनको कक्षा में पढ़ते हैं तो अध्यापक अध्यापिका के द्वारा विस्तार से उनको समझाया जाता है, तो हमें अपनी बुद्धि का अधिक प्रयोग नहीं करना पड़ता है। लेकिन अपठित गद्यांश जो होते हैं वह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं होते हैं और अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा उनको पढ़ाया गया भी नहीं होता है। इसलिए हमें उनके लिए अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है, अधिक समझ की आवश्यकता होती है। हम उसमें से अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित कर पाते हैं, यह इसका उद्देश्य होता है। तीसरा है विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करना। हमारी बुद्धि का विकास भी इनसे होता है। अर्थात जो अध्यापक अध्यापिका हमें पढ़ाते हैं, हम उस लाइन के साथ साथ चलते रहते हैं, उस पंक्ति में उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं, हम उनका अनुसरण करते रहते हैं। तो हम अपनी तरफ से कुछ भी करने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन अपठित गद्यांश के माध्यम से हमारी बुद्धि का पहले से अधिक विकास होता है। यह भी इसका उद्देश्य है। इसके बाद है अपठित गद्यांश जब हम करते हैं, उसका हल निकालते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देने वाली वो कौन कौन सी बातें हैं, इस पर भी हम विचार करते हैं। पहला है गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। अर्थात कई बार गद्यांश में कुछ गहरी बातें होती हैं, वो एक बार पढ़कर ही हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमें उसका अर्थ निकालना पड़ेगा पहले अपने मन में, फिर उसको लिखित रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है या मौखिक रूप में बताकर कहना पड़ेगा। इसलिए जब तक हम उसको 2 या 3 बार अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम उसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए 2-3 बार हमें उसको पहले पढ़ लेना चाहिए। अगला है गद्यांश के महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। उस गद्यांश में जो जो मुख्य बातें कही गई है, हम पेंसिल के साथ उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ पूछा जाए तो वहां से हम सीधा उत्तर उसका दे सकते हैं। इसलिए जो महत्वपूर्ण अंश होते हैं उसको हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए, उसको रेखांकित कर लेना चाहिए। अगला है जी, गद्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेना चाहिए। जो गद्यांश होता है, अगर उसमें कुछ कठिन शब्द है तो हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि इनका सही सही अर्थ क्या बन रहा है। क्योंकि जब तक हम उसके सही अर्थों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम सही सही उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, उसको नहीं समझ पाएंगे। अगला है गद्यांश के आधार पर जितना प्रश्न पूछा जाए, केवल उतना ही उत्तर देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, विशेष ध्यान देने योग्य बात है। हम क्या करते हैं, जो प्रश्न पूछा जाता है, हम उसके उत्तर में अनावश्यक विस्तार कर देते हैं, उससे अलग बातों को भी हम उसमें जोड़ देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जितनी बात पूछी जाए उतना ही हमें उत्तर देना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि उसमें एक वाक्य में अगर उत्तर आता है तो उतना ही हमें लिखना चाहिए, लेकिन वे क्या करते हैं, 2-3-4 वाक्य लिख के उत्तर का विस्तार कर देते हैं। उसमें जो उत्तर हम लिखते हैं उसमें वो चीज भी लिख दी जाती है जो उसमें प्रश्न में पूछी ही नहीं गई है। तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है, हमें उतना ही उत्तर देना चाहिए जितना प्रश्न के माध्यम से हमसे पूछा गया है। इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में संक्षिप्त करके लिखने चाहिए।
अर्थात जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, अगर हम सोचते हैं कि कठिन भाषा का प्रयोग करके हम ये दिखा सकते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं या विदुषी हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। गद्यांश का अर्थ हमें इस रूप में निकालना चाहिए कि उसके जो उत्तर होते हैं वो हम बिल्कुल साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में उसके उत्तर लिखें, और वो संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, उसमें अधिक विस्तार नहीं होना चाहिए। अर्थात हमारी बात अगर एक वाक्य में पूरी होती है, जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर, तो हमें एक ही वाक्य लिखना चाहिए। दो की आवश्यकता है तो दो ही वाक्य प्रयोग करने चाहिए। हम यह नहीं कह सकते हैं कि 3 या 4 वाक्य लिखने से, अर्थात अनावश्यक विस्तार करने से, उसमें अंक हमें अधिक मिल सकते हैं। इसका विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। इसके बाद है, गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक भी चुन लेना चाहिए। उपयुक्त होता है बिल्कुल सही है जो, क्योंकि जो गद्यांश हमारे सामने होता है उसका एक नामकरण भी किया जा सकता है, उस पहरे का एक नाम रखा जा सकता है। इसलिए जब हम उस गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये गद्यांश में जो भी बातें कही गई है वो केंद्र बिंदु क्या है, उसका मुख्य बिंदु क्या है, किस विषय में वो बात कही जा रही है, तो वही उसका शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक उपयुक्त होना चाहिए, और ये हम ध्यान रखें कि शीर्षक भी कम से कम शब्दों में अगर अपनी पूरी बात कहने की क्षमता रखता है तो छोटा ही शीर्षक अच्छा माना जाता है। इसके बाद है, अपठित गद्यांश को हल करते समय हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ता है जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए। अब तक हमने क्या किया था, जो कार्य हमें करने चाहिए वो हमने वो विचार किया है उनके ऊपर। अब क्या है, जो हमें नहीं करने चाहिए अब हम उनकी बात करते हैं, क्या ना करें। पहला है, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश की विषय वस्तु से भिन्न उत्तर नहीं होने चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है, समझने योग्य है। अर्थात गद्यांश में जो भी बातें कही गई हैं उनके अनुसार ही हमें उत्तर देना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ जोड़कर, या उस गद्यांश से संबंधित कुछ बात हमने कहीं दूरदर्शन पर या टीवी पर देखी है, समाचार पत्र में पढ़ी है, या अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ी है, हम उसको भी अगर उसमें जोड़ने का प्रयास करें तो यह अच्छी बात नहीं है, इससे हमें हानि हो सकती है। इसलिए गद्यांश में जो भी बात कही गई है, जिस रूप में भी कही गई है, हमें उसकी तरफ ही ध्यान देना चाहिए, उसके अनुसार ही सरल भाषा में संक्षिप्त करके हमें उत्तर देने चाहिए। उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है, अपनी तरफ से किसी तथ्य को जोड़कर उत्तर नहीं देना चाहिए। अर्थात अपनी तरफ से हम कोई बात अपने जोड़ने का प्रयास करते हैं, अपने विचार उसमें डालने की कोशिश करते हैं, तो वह उत्तर सही नहीं माना जाता है। पैराग्राफ जो हमें दिया गया है, जो गद्यांश हमारे सामने है, उसके अनुसार ही हमें उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। अगला है, गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों, उदाहरणों को ज्यों का त्यों नहीं लिखना चाहिए। हम क्या करते हैं, पंक्ति को ज्यों की त्यों लिख के उत्तर बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर उसमें कोई मुहावरा है या कोई उदाहरण है तो हमें ज्यों का त्यों नहीं लिखना चाहिए, अपितु उसकी भाषा को बदल कर, अर्थात अपनी व्यक्तिगत भाषा में, सरल भाषा में उसको लिखने का प्रयास करना चाहिए। अगला है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात जो शब्द सीमा है, जितनी उपयुक्त है हमें उतना ही प्रयोग हमें करना चाहिए, उससे अधिक हमें नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतने ही शब्दों का प्रयोग करके हमें उत्तर लिखना चाहिए। इसके बाद है जी, अपठित गद्यांश उदाहरण। अब हम इस उदाहरण से समझेंगे बात को कि कोई गद्यांश अगर हमारे सामने होता है तो हम किस प्रकार उसके उत्तर बनाते हैं। पहले हमें कहा गया है कि हमें गद्यांश को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर कोई उसमें मुख्य बात है तो हम उसको रेखांकित भी कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। पहले इस गद्यांश को पढ़ने का प्रयास करते हैं और मन को एकाग्र करके समझते भी हैं इसको एक बार। शुरू करते हैं। सरदार भगत सिंह के जन्म के समय कांग्रेस के 2 दल बन चुके थे, नरम और गरम दल।
नरम दल के लोग नियमों और विधान द्वारा देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे, स्वतंत्र आजाद करवाना चाहते थे। विधान का मतलब है जो नियम है, जो कानून है। ऐसे हम इनको सरल भाषा में समझना है, शब्दों के अर्थ निकालने हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि इसी दल के सदस्य थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि इसी दल के सदस्य थे। किस दल के सदस्य थे? नरम दल के ऊपर जिक्र आया है। अभी हमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर मन में विस्थापित करने हैं। गर्म दल वालों का विचार यह था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आजादी विनम्रता से नहीं मिल सकती, इसलिए क्रांति का पथ अपनाना चाहिए, पथ रास्ता। लोकमान्य तिलक इस दल के नेता थे। लोकमान्य तिलक किस दल के नेता थे? गर्म दल के नेता, जो हिंसा के माध्यम से आजादी चाहते थे। सरदार भगत सिंह इस दल के सदस्य बने। सरदार भगत सिंह किस दल के सदस्य है? गर्म दल के सदस्य हैं। ऊपर के गद्यांश से हमने बात को समझा है। सन 1919 में जलियांवाला बाग में भगत सिंह ने हजारों लोगों को मरते हुए देखा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। तब इन्होंने इस भूमि की मिट्टी को माथे से लगाया। किसने? भगत सिंह ने। और सौगंध खाई, कसम खाई कि जब तक देश को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इन्होंने सौगंध कब खाई थी? 1919 के जलियांवाला हत्याकांड के बाद इन्होंने कसम खाई थी कि मुझे देश को आजाद करवाना है। अब आइए प्रश्नों पर हम इसकी चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी किस दल के सदस्य थे? अभी जो ऊपर जिक्र आया था, हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? जितनी बात पूछी गई है हम उतना ही लिखने का प्रयास करेंगे। उत्तर है महात्मा गांधी नरम दल के सदस्य थे। अब जैसा कि ऊपर जिक्र आया है, नरम दल के लोग नियमों विधान द्वारा देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि इस दल के सदस्य थे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ छात्र छात्राएं क्या करते हैं कि वो सीधा लिख देते हैं कि नरम दल के लोग नियमों और विधान द्वारा देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि इसी दल के सदस्य थे, और सोचते हैं कि हमारा उत्तर पूरा हो गया है, क्योंकि इसमें नेहरू के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, अन्य बात भी नहीं पूछी गई है, अन्य सदस्यों का जिक्र भी नहीं आया है। सीधी सी एक बात पूछी गई है कि महात्मा गांधी किस दल के सदस्य थे। तो हम क्या करेंगे, इस गद्यांश से भावों को ग्रहण करके अपनी भाषा में, सरल भाषा में, संक्षिप्त भाषा में उत्तर देंगे, और उत्तर इतना ही काफी है। महात्मा गांधी नरम दल के सदस्य थे, इतनी ही बात हमसे पूछी गई है। दूसरा है, गर्म दल के लोगों के अनुसार आजादी कैसे प्राप्त की जा सकती थी? हम इसमें लिख सकते हैं, उनके अनुसार क्रांति से आजादी प्राप्त की जा सकती थी। या हम प्रश्न जो हमसे पूछा गया है उसको उत्तर में हम जोड़ सकते हैं कि गर्म दल के लोगों के अनुसार क्रांति से आजादी प्राप्त की जा सकती थी। हम इसको उत्तर को इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है जी तीसरा है, गर्म दल के नेता कौन थे? ऊपर जिक्र आया था भी, सीधा उत्तर हम बनाएंगे इसका। गर्म दल के नेता लोकमान्य तिलक थे। अगला प्रश्न है, नरम दल और गर्म दल किस पार्टी के दो दल थे? तो हम बताएंगे, ऊपर पहली पंक्ति में जिक्र आया था, सरदार भगत सिंह के जन्म के समय कांग्रेस के दो दल बन चुके थे। तो इसी से हम उत्तर बनाएंगे अपनी भाषा में। नरम दल और गर्म दल कांग्रेस पार्टी के दो दल थे। इसके बाद हमारा प्रश्न है, भगत सिंह ने देश को आजाद कराने की सौगंध कब खाई? उत्तर हम बनाएंगे गद्यांश के आधार पर। भगत सिंह ने देश को आजाद कराने की सौगंध सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद खाई। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो प्रश्न हमसे पूछे गए, जिस रूप में पूछे गए, हमने उन्हीं के अनुसार उनका उत्तर दिया है। हमने इसमें कोई भी अनावश्यक विस्तार नहीं किया है।
इन्हीं बातों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और इसी आधार पर हमें उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए।